हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले बेटा हमारे पाठ विज्ञान के अवशिष्ट जल की कहानी के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये वो प्रश्न है जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं। साथ ही हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे बेटा आने वाली कक्षाओं में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, जिससे आपको ये सारी कंटेंट मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल ना भूलें। हिंदी माध्यम तथा इंग्लिश माध्यम दोनों की ही सुविधाएं यहाँ पर इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनचर्या के सभी कार्यों को करने के लिए हमें जरूरत होती है ढेर सारे पानी की। अगर हमारे पास बेटा पानी नहीं होगा तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीने योग्य पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार बहुत सारे कार्य करती है। साथ ही हमें पानी दूसरे राज्यों से उधार भी मांगना पड़ता है। और पानी जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं यानी वेस्ट कर चुके हैं बेटा, जिसको हम अपशिष्ट रूप में बदल चुके हैं, उसको साफ करने की भी कई सारी विधियों को खोजा जा रहा है। इस सब के पीछे कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हम जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को कहीं ना कहीं व्यर्थ कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस पाठ के प्रश्नों के माध्यम से कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं और किस प्रकार से जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना बड़ा ही आसान होता है। आप सभी जानते हैं बेटा कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड वाले होते हैं, यानी जिनको सरल से शब्दों में आप कह सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति में जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। हिंदी में लिखा गया बेटा, तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर अगर हो जाए तो माइंड मत करना, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर तो आपको अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। तो जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। आखिर जल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसको दूर करने से जल स्वच्छ हो जाएगा? तो वो चीज प्रदूषक होती है बेटा, जो आपको रिक्त स्थान में यहां पर भरना है। तो पहले वाले में आप लिखेंगे प्रदूषकों को दूर करने का प्रक्रम है। प्रदूषक तो होता नहीं है, कोई एक प्रकार का प्रदूषण तो जल में नहीं होता ना कि भैया ये प्रकार का प्रदूषण हटा दो उसे। बहुत सारे प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक वो पदार्थ होते हैं बेटा जो किसी भी पदार्थ को प्रदूषित करते हैं। जैसे जल को प्रदूषित करने वाले प्रदूषक क्या हो सकते हैं बेटा? जैसे गाय भैंस के मल मूत्र हो सकते हैं, हमारे सीवर का पानी हो सकता है, और साथ ही बेटा कचरा हो सकता है जो किचन का होता है, और इसके साथ साथ प्लास्टिक इत्यादि भी हो सकते हैं। तो यहां पर आएगा जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। जल को स्वच्छ करना किसको दूर करने का प्रक्रम है? बताओ, प्रदूषकों को। दूसरा है घरों द्वारा निर्मुक्त यानी कि छोड़ा गया, निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। कैसा जल कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है उसे? हम क्या कहते हैं? तो कहता है बेटा मल विसर्जन। क्या कहलाता है? मल विसर्जन। उसके बाद है शुष्क डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। शुष्क किसका? आपंक का। यहां पर क्या आएगा बेटा? आपंक। आप लोग लिख लेंगे साथ के साथ बेटा, आपंक का। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। उसके बाद है नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। बताओ, खाना पकाने वाला तेल और बेटा वसा के द्वारा। और वसा के द्वारा, वसा क्या होता है? वसा क्या होता है? फैट होता है जो हमारे शरीर में भी है थोड़ी मात्रा में, और बहुत सारी मात्रा में हम नालियों में भी बहा देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि कल कारखाने जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तेलों का उपयोग किया जाता है। जो उपयोग के बाद बच जाता है, बचा हुआ तेल, उसको सीधे नाले में डाल देते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है? बहुत भारी नुकसान होता है बेटा। सबसे पहला नुकसान, नालियां बंद हो जाती है, नाले का सारा पानी बाहर आ जाता है, मच्छर मक्खी दुनिया भर की बीमारियां पैदा होती है। तो वो चीजें आपको बेटा नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना है। इस पाठ को पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि बच्चों समझो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वाहित मल क्या है? वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? समझाइए। यानी कि वाहित मल क्या होता है? बहाने वाले जो मल होते हैं, जो मल हम बहा देते हैं बेटा, वो वाहित मल क्या होता है? और समुद्रों में या दूसरे किसी भी कह सकते हो नदी नालों में सीधे तौर पर बहाने से क्या नुकसान हो सकता है वो बताना है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों या अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। अब ध्यान से देखो बेटा,
यहां पर ये हमारे पास अवशिष्ट जल है और वाहित मल की यहां से लेकर यहां तक परिभाषा है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा के अंदर बेटा ये पूरा प्रश्न इस तरीके से ना आए, सिर्फ इतना आपसे पूछ लिया जाए कि वाहित मल क्या होता है, तो उसका उत्तर बेटा आप यहां से लेकर यहां तक दे देंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए तो इसमें आप लिखेंगे इसमें वर्षा का जल भी सम्मिलित है। तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है ये पानी, सड़कों पर छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अवशिष्ट होता है, यानी कि द्रव्य की अवस्था में होता है बेटा। इसमें अधिकांश हैं जिनमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। वाहित में विभिन्न प्रदूषकों को भी शामिल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे संदूषक हैं, बहुत सारे प्रदूषक हैं, वो भी शामिल होते हैं बेटा। जैसे बेटा रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं और अन्य रोगाणु भी इसमें पाए जाते हैं। अगर विभिन्न संदूषकों को नदियों या समुद्रों में उतारा जाता है तो नदियां या समुद्र का पानी भी दूषित हो जाता है। यदि इस पानी को उपयोग पीने के लिए किया जाए तो यह रोगों का कारण बन सकता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बेटा आप इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। अब ये तो हम पहले भी जान चुके हैं कि तेल और जो दूसरे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वसा वगैरह होते हैं बेटा, वो जल्दी पिघलते या गलते नहीं है, सड़ते भी नहीं है वो। तो इस प्रकार से वो नलियों को या नदियों को बेटा चौक कर देते हैं, जाम कर देते हैं। तो ये कह रहा है खाना पकाने के तेल और वसाओं को नालियों में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थ की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, छेद को, रंध्र मतलब क्या होता है बेटा, छेद, बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने में प्रभावित कम हो जाती है, यानी कि फिल्टर करने का जो कार्य है वो कम हो जाता है। और तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, अवशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रमों में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको बताने हैं बेटा। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा होगा। आप इसको बेटा शॉर्ट में भी लिख सकते हो खुद अपनी तरफ से बनाकर, या फिर बेटा जो यहाँ पर लिखा है वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहले परत में क्या करते हैं, सबसे पहले आप कह सकते हो श्रृंखला में क्या करते हैं, बड़े बड़े शलाकाओं वाले छन्ने होते हैं जिनसे इन पानियों को गुजारा जाता है, जिससे कि बड़े बड़े जो कह सकते हो अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे हड्डियां हो गई, प्लास्टिक हो गई या अन्य धातु हो गए, ये सब वहां पर छन जाते हैं। ठीक है, ये सब छन गए। अब दूसरा चरण क्या है, अब वाहित जल को गिरिट और बालू अलग करने वाली टंकी में ले जाया जाता है। अब उस टंकी में जाने के बाद क्या होता है, अवशिष्ट जल को वहां पर रोका जाता है कुछ देर के लिए और उसके बाद फिर प्रवाह कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें उपस्थित बालू या ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बालू, ग्रिट, कंकड़ पत्थर या कोई अन्य पदार्थ जो होते हैं बेटा भारी होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। फिर जल को एक ऐसी ही और बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। ठीक है, और जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे कठोर ठोस पदार्थ उसकी तली में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को फिर खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्लज या फिर आपंक कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अवशिष्ट जल में तैरने वाले तेल, ग्रीस जैसे अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमंत्रित या स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्लिकृत जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय मतलब क्या होता है, जिन जीवाणुओं को बेटा वायु की आवश्यकता नहीं होती है, अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी उनको सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है, सूक्ष्म पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली गैस बायोगैस के रूप में, ईंधन के रूप में ले लिया जाता है। उसके बाद अगला जो चरण है उसमें है निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे कि उसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि हो। ये जीवाणु निर्लीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थों को, खाद्य अवशिष्ट, साबुन या अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेता है
और फिर क्या होता है बेटा, पानी साफ हो जाता है। अगर ये प्रश्न आपका आता है तो डैम श्योर कर लो 4 नंबर से कम का तो ये आएगा ही नहीं, 4 नंबर से कम का तो ये आता ही नहीं है। तो 4 में से अगर आपको 4 चाहिए तो इसको एक बार पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और इसको ढंग से तैयार कर लेना। कोई भी ऐसा कंसेप्ट इसमें ना रहे, कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जो आपको ना आता हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपंक क्या है। हालांकि पिछले प्रश्न में भी इसके बारे में हमने जिक्र किया, आपंक क्या होता है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाए, यानी कैसे इसका समाधान निकाला जाए। अर्ध ठोस मल जो अवशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठ जाते हैं। अर्ध, अर्ध देखो, अर्ध मतलब आधा, ठोस मतलब पूरी तरीके से ठोस नहीं होता ये। अर्ध ठोस मल जो अवशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठ जाते हैं, अवशिष्ट जल उपचार के दौरान जो नीचे बैठे रह जाते हैं, उन्हें आपंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपंक। यह आपंक एक खुरचनी का उपयोग करके हटा दिया जाता है। खुरचनी मतलब जैसे आप खुरचने वाली चीज समझ सकते हो, खुरचनी का उपयोग करके हटा दिया जाता है और फिर एक टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। समझ में आ गया? जहां यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित या विघटित हो जाता है, अवायवीय जीवाणु द्वारा, और फिर बायोगैस में पैदा होता है और फिर बायोगैस को कई प्रकार से उपयोग में ले लिया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। यानी अगर ऐसे मल की बात करें जिनका उपचार ना किया जाए, ऐसे जल की बात करें जिनका हम उपयोग तो कर रहे हैं पर उनका उपचार ना किया जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे बहुत सारे स्वास्थ्य संकट आते हैं बेटा, जैसे सबसे पहले हैजा आ गया, है ना, टाइफाइड हो गया, और बेटा डेंगू जैसी बीमारियां भी फैलती है इससे, क्योंकि इसमें मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं। इससे जल और मृदा को प्रदूषण मिलता है बेटा, और सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से सब प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों या अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा बीमारी फैलने का कारण यही चीज बन जाती है। अगर अनुपचारित मल होगा बेटा, यानी अच्छी तरीके से किसी भी व्यर्थ पदार्थ को उपचारित ना किया जाए, उसको सीधे नदियों नालों में बहा दिया जाए, तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना तो एक सिर्फ डेमो था, ऐसे और भी बेटा बीमारियां पैदा हो सकती है जिनसे निजात पाने में बेटा हो सकता है शायद हम कारगर सिद्ध ना हो। तो इस तरीके से हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब कहता है इससे बहुत सारे जो है मानव जनित रोग फैलाने वाले जो जीवाणु है उनके लिए सुगम पथ बन जाता है, जैसे हेजा, टाइफाइड, पोलियो, उसके बाद बेटा आपके पास हेपेटाइटिस है, पेचिस है, ये सब, यानी कि कह सकते हो बहुत सारी बीमारियां। चलिए, जल को रोगाणुनाशी या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों का नाम बताइए। पहला है बेटा क्लोरीन और दूसरा है ओजोन। ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी क्लोरीन की भी आपको आवश्यकता होती है, ओजोन की भी आवश्यकता होती है साफ सफाई करने के लिए, पानी की साफ सफाई के लिए। उसके बाद है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्य को समझाइए। हमने पढ़ा तो था कि बड़ी बड़ी जो है वो स्क्रीन ऊर्ध्वाधर छन्ने लगे होते हैं जिसमें अपशिष्ट जो जल है उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है। जब इन छन्नियों से उसे गुजारा जाता है तो कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के जो संदूषक होते हैं बेटा वो रुक जाते हैं और इससे साफ हो जाता है जल। उसके बाद है स्वच्छता और रोग के बीच समझाइए संबंध। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद है तो समझ लो आपके पेपर में 2-4 नंबर जो भी आने वाले हैं बढ़िया आने वाले हैं। देखो मतलब इस चैप्टर से 2-4 नंबर थोड़ी आएंगे यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे हम, है ना। पर इस चैप्टर से ऐसा थोड़ी कि पूरा पेपर इसी से बन जाएगा। तो टेस्ट वगैरह है तो बात अलग है, लेकिन पूरे पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उनमें से ये क्वेश्चन हो सकता है, बहुत जरूरी है। तो कहता है स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध समझाइए। वो तो आपको भी पता है, अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो रोग कम आएगा आपके पास, है ना। रोग आपके आसपास भटकेगा भी नहीं, और वहीं पर अगर आप स्वच्छ नहीं रखेंगे खुद को और वातावरण को, आपके आसपास में बार बार बीमारियां आएंगी, आप बार बार बीमार होंगे, आप बीमार होंगे, आपके आसपास के जो दूसरे लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो सब भी बीमार होंगे, और कहीं ना कहीं ये बीमारियां आपको फिर बार बार परेशान करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने आसपास में सफाई रखें। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रोग और
जो स्वच्छता उनके बीच में संबंध है। स्वच्छता और रोग एक दूसरे से, आप कह सकते हो एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित है, ये रिपीट हो गया है, 2 बार रिपीट हो गया बेटा, इसको आप कट कर लेना। एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो गया है कि अगर स्वच्छता संबंधित है कि अगर स्वच्छता की कमी हो जाती है तो बीमारियों का कारण बन सकती है। हमारे देश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों के पास सीवरेज की सुविधा नहीं है। सीवरेज मतलब जो मतलब गंदा पानी होता है ना, वेस्ट पानी, उसको बाहर निकालने की नहीं है, और वो खुले खेतों में, रेल की पटरियों आदि पर शौच करते हैं। अनुपचारित मानव मल इस प्रकार मृदा और जल को प्रदूषित करता है। जब इस दूषित पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता है तो यह हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, पेचिस आदि जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे मौत भी संभव है। इसीलिए स्वच्छता की कमी के परिणाम स्वरूप साफ पीने के पानी की कमी हुई और जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्वच्छता और बीमारी के बीच में सीधा संबंध है। स्वच्छ रहोगे बीमारी कम होगी, स्वच्छ नहीं रहोगे बीमारी ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास, प्रश्न संख्या 10। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आप अपनी भूमिका को समझाइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक प्रश्न वो बताया था बेटा मैंने आपको, एक ये प्रश्न। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा कह सकते हो जरूरी है और ये दोनों प्रश्न आप लोगों से बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। सक्रिय नागरिक क्या होते हैं? ऐसे नागरिक को हम सक्रिय नागरिक कहते हैं बेटा जो नागरिक समाज के हित के बारे में कुछ सोचता है, कुछ करने की कोशिश करता है। और निष्क्रिय व्यक्ति या निष्क्रिय नागरिक उसे कहते हैं जो समाज के बारे में ज्यादा सोचता नहीं और कुछ समाज की मदद नहीं करता। जैसे कि कुछ लोग आजकल आपने देखे होंगे यूट्यूब पे ABC, बहुत सारे लोग हैं जो समाज के सुधार के नाम पर सिर्फ दिखते हैं, समाज सुधार करते नहीं है। उन्हें हम सक्रिय लोग कह सकते हैं, पर वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है बेटा, समाज के हित के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब सक्रिय लोग उन लोगों को कहते हैं जो समाज के हित में कार्य करते रहे, अग्रसर रहे, और निष्क्रिय लोग तो पता ही आपको, फिर वो कार्य नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं क्या कि एक जागरूक या सक्रिय नागरिक के होने नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगर पालिका और ग्राम पंचायत को विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें। यानी कि ग्राम पंचायत हर किसी के घर तो बेचारा पहुंचेगा नहीं ना, तो इसीलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम उन तक जाएं और उनको बोले जी हमारे गांव में ये समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का निजात ऐसे हो सकता है, ये हमारे सुझाव है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे आपको बनना होगा, आगाह करें और उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें, उनसे अनुरोध करें कि कदम उठाए जाएं। यदि किसी के घर से निकलने वाला वाहिद जल पास पड़ोस को या आस पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो हम उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कर सकते हैं। यानी कि उनके साथ लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते कि भैया तुमने गंद मचा दिया, हमारे घर में भी बदबू आ रही है, कूड़ा आ रहा है। उनको समझा सकते हैं जी देखो जी हमारे घर में भी बदबू आ रही है, प्रदूषण हो रहा है, आपके घर में भी बीमारियां जाएंगी, कल को हम बीमार पड़ेंगे और उस बीमारी के फैलने की वजह से आप भी बीमार पड़ेंगे, तो फिर नुकसान आपका है। कोरोना के टाइम में देखा ना कैसे घर में लोग दुबक दुबक कर बैठे थे। अगर ऐसी स्थिति फिर से बनाना चाहते हो तो फैलाओ कूड़ा और गंद मचाओ और सारे कूड़ेदान को सबको फैला दो, इधर उधर कर दो। ये ऐसे करके अगर आप समझाओगे ना तो कोई भी मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा। तो मतलब उसको हमें ना प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण देकर समझाना पड़ता है कि ऐसा था, ऐसा हो गया था, ऐसा है तो वैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से यह हमारे जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो लगभग आपकी जो क्लास है वो चल रही है 18 मिनट से और काफी हद तक आपने क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके उत्तर है बेटा। यहाँ पर उत्तर जो है डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास कह रहा था संकेत दाएं से बाएं में दिए गए हैं और प्रस्तुत वर्ग पहेली दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान है और दे रखा है 2 नंबर में है वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद क्या है, यानी गैस के रूप में क्या मिलता है हमें, उसे हम बायोगैस कहते हैं बेटा। इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। बताओ किस प्रक्रम में गुजारा जाता है? जिसमें हम जल को साफ करते हैं। वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था क्या कहलाती है? उपयोग के बाद नालियों में क्या बहता है, यानी कैसा जल बहता है? जल उपचार में रोगाणुनाशी के लिए उपयुक्त एक रसायन का नाम बताना है। वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैव पदार्थों के बेटा ऐसे लिखना, 2 पदार्थों ये साथ में मिल गया का विघटन कैसे करते हैं, संदूषित जल क्या होता है, और ये सारी चीजें भी। इसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं बेटा। आपको शायद ये साफ ना दिख रहा हो, यहाँ लिखा हुआ है मैंने बायोगैस। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है मैंने? बायोगैस। ये है बायोगैस बेटा आपका।
उसके बाद ये है ओजोन, ओजोन है ये। उसके बाद क्या है, अवायवीय जीवाणु, ये लिखा है मैंने, अवायवीय जीवाणु। उसके बाद है वातित्र, वातित्र, ठीक है, अवशिष्ट जल, ठीक है। उसके बाद बेटा ये है जो भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, वाहित, क्या लिखा हुआ है, ये वाहित, वाहित लिखा है। उसके बाद ये मल लिखा है बेटा, इधर भी ये मल है। उसके बाद है ये सीवर, उसके बाद ये है उपचार संयंत्र, ठीक है। उसके बाद है बायोगैस। तो जो कुछ भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप अपने उसमें लिख लेंगे। चलिए, अब कह रहा है कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओजोन के बारे में है बेटा, ये सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ओजोन थोड़ी श्वसन के लिए अनिवार्य है, बताओ क्या है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण आते हैं उनको अवशोषित कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। अब इसमें क्या उत्तर सही है ये देखिए, तो इसमें आपका ख सही है बेटा, इसको हम जनरली इस्तेमाल में लेते हैं, और ये भी सही है। इसका अनुपात 3%, ये गलत है, और ये श्वसन के लिए अनिवार्य है, ये भी गलत है। तो पहला और आखिरी गलत है, दो जो दे रखी है ख और ग, ये सही है बेटा। तो यही हमारे उत्तर में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो हमने कवर कर लिए। उम्मीद है कि इन प्रश्न उत्तरों को आप याद कर लेंगे बेटा। कोई भी अतिरिक्त आपके पास इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न है बेटा जिनको आपको पूछना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम अन्य प्रश्न उत्तरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज फिर आप तक वीडियो कैसे पहुंचेगी।